Hello my dear student, myself GK Misra and welcome back in Vidya classes of biology। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर जो चल रहा है, उसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर यानी डिफरेंस। जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, और जीवों में जनन चैप्टर में यानी चैप्टर फर्स्ट है, और उसमें पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन और उसके टाइप के बारे में। मैंने आपको बताया था यानी जनन और उसके प्रकार के बारे में। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जनन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन एक और दूसरा अलैंगिक जनन। यानी रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन क्या होता है, उन दोनों के बीच अंतर जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे लिखना है, या इनके कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तब कैसे लिखना है, उसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। अब आइए, अभी हम लोग जैसे देखेंगे, अभी टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो लिखिए, पहले हेडिंग डालेंगे characters of sexual reproduction। कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसका हिंदी लिख लीजिएंगे लैंगिक जनन के गुण। लैंगिक जनन के गुण लिख लेंगे, इसका हिंदी लैंगिक जनन के गुण। अब इसमें हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन के गुण में हम पहले आपको एक टेबल बताए हुए थे। पिछले क्लास में हम कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं यानी लैंगिक जनन कैसे होते हैं उसके बारे में हम आपको समझाए हुए थे, और उसी के आधारित आपको ये पूरा का पूरा बताना है। बिल्कुल बेस वही है जो पहले हमने आपको समझाया था। जैसे कि आपको बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व थे, एक मेल और एक फीमेल, दो पेरेंट इसमें शामिल होते हैं, हमने ये आपको बताया था। उसके बाद आपको बोला था मेल से मेल गैमिट बनता है और फीमेल से फीमेल गैमिट बनता है, यानी नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि दोनों युग्मक आपस में मिलकर यानी दोनों ही गैमिट आपस में जुड़कर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर आपको उसके बाद मैंने एक प्रोसेस बताई थी कि जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जिसका निर्माण होता है, निर्माण किसका होता है, तो युग्मनज का यानी जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के बनने की इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो यानी ये भी बोल देंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आया? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमनज बनता है। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत लंबे समय का होता है। इसमें अच्छी खासी समय लगती है, लंबे समय का होता है, लॉन्ग पीरियड का होता है। जैसे मनुष्य का ही बात करें तो मनुष्य में जैसे लगभग 9 महीने का समय लगता है, लगभग 266 डेज, 266 दिन लगभग समय लगता है अपने बच्चे को, अपने संतान को उत्पन्न करने में। तो इसका मतलब कि जनन जो होता है ना, ये लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनमें ये जनन करने की प्रक्रिया लंबी समय तक चलती है। दूसरी बात कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, इसमें कई सारे प्रक्रियाएं हैं, जटिल प्रक्रिया है ये। उसके बाद ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, इलाबोरेट होता है, विस्तृत होता है, बहुत लंबे फैला हुआ है ये समझिए। जैसे कि पहले युग्मक बनेगा, युग्मक दोनों आपस में जुड़ेगा, जुड़ने के बाद युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद अब जाइगोट डिवाइड होकर फिर इम्ब्रियो भ्रूण बनेगा, फिर इम्ब्रियो डेवलप होकर नया संतान का निर्माण करेगा। ये हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। तो अब आइए इसको जरा एक बार लैंगिक जनन का जो गुण है इसको लिखते हैं, और ये खुद ही आपको अभी जस्ट याद करते चलना है। हम जैसे जैसे आपको बोलेंगे आप अभी यहाँ पे आराम से इसको सुनिए ध्यान से। बाबू अगर आपका मान लीजिए कि सपोज अभी जैसे क्लास चल रहा है, भाई द वे मान लीजिए कि आपका कहीं छूट गया, अभी नहीं आप देख पाए, तो बाद में इस वीडियो को, या अगर अभी तेज लग रहा हो तो वीडियो को आप रोक दीजिएगा। बाद में वीडियो जब भी देखिएगा तो वीडियो को रोक कर और वहां से आसानी से आप देख लीजिएगा।
ठीक है, आसानी से प्ले करिएगा, आराम आराम से उसको रोक रोक के लिखना है, घबराना नहीं है। इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके टॉपिक से पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपके काम का है। तो अब चलिए इसमें जैसे कि कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर मैसेज करते हैं जैसे क्लास पीरियड में कि सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। बाबू आप नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके मोबाइल से है, आप वहां से अपने वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो फ्रेश दिखेगा। चलिए अब लिखेंगे इसका लैंगिक जनन के गुण के बारे में। सबसे पहला गुण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है विपरीत, हिंदी लिख लीजिएगा, टू अपोजिट पेरेंट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। यानी मैंने क्या बोला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, अर्थात दैट इज, इसको आई डॉट ई को दैट इज पढ़ते हैं, जिनको नहीं मालूम हो लिख लेंगे, इसको हम लोग दैट इज पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी होता है अर्थात, अर्थात, अर्थात नर और मादा, यानी नर और मादा के मिलने से ये प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन। तो इसका हिंदी लिख लेंगे, इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। हिंदी लिखना है क्या, इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, हो जाएगा। चलिए अगर हिंदी फास्ट लगे तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा अच्छे से। दूसरी पॉइंट की ओर हम बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे, गैमिट फॉर्मेशन, या फिर बोल देते हैं हम लोग नीड टू गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमिट फॉर्मेशन अकर्स का हिंदी लिख लीजिएगा, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी युग्मक इसमें बनेगा ही बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, युग्मक समझ रहे हैं ना आप लोग, गैमिट बोलने का मतलब हुआ जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। अभी मैंने बताया था मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को एस्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमिट को ओवम बोलते हैं, यानी अंडाणु, और एस्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स, हिंदी लिखेंगे, इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, इसका हिंदी हो जाएगा, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट हो जाएगा, जैसे युग्मनज का निर्माण होता है उसके बाद हम लोग बोल देंगे सिनगैमी अकर्स, इसका हिंदी लिख लीजिए, इसमें संलयन होता है। सिनगैमी का मतलब होता है संलयन, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में जुड़ता है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको सिनगैमी कहते हैं, यानी संलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए 5वें नंबर ये पॉइंट हुआ। 6 नंबर पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, अगला पॉइंट लिख लेंगे, इट इज स्लो, यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि लंबा समय लगता है, तो इट इज स्लो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जटिल लिख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। इट इज स्लो कॉम्प्लेक्स एंड इलाबोरेट प्रोसेस। इलाबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, स्लो का मतलब हुआ धीमी प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, और इलाबोरेट का मतलब होता है क्या, विस्तृत। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। हिंदी लिख लेंगे, यह धीमी कॉमा जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर पॉइंट में लिखेंगे वेरिएशन
occurs in sexual reproduction. Variation occurs in sexual reproduction. हिंदी लिखेंगे इसका, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है, इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो आपस में समान नहीं होते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, यानी कि इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स, यानी इसमें निषेचन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, इसका मतलब हुआ कि इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। सिनगैमी अकर्स, यानी कि इसमें फ्यूजन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में इसमें मिलते हैं। और अगला पॉइंट है इट इज स्लो, यह धीमी कॉमा जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है। यह धीमी कॉमा जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है, आया समझ में। उसके बाद क्या बोलेंगे, वेरिएशन अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती है। या आप ऐसे भी इस लैंग्वेज को लिख सकते थे, वेरिएशन का मतलब समझ रहे हैं। वेरिएशन बोलने का मतलब हुआ, इस वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता, हिंदी में विभिन्नता बोलते हैं। और विभिन्नता का मतलब क्या होता है, तो लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो अपने माता पिता से अलग अलग होते हैं। या फिर अगर एक ही माता पिता के 4-5 बच्चे हैं, तो उन 4-5 बच्चे में सभी के सभी बच्चे आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। इसी को वेरिएशन कहा जाता है, विभिन्नताएं कहा जाता है। तो लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, या फिर अपने यहाँ तक कि अपने भाई बहन के भी भिन्न होते हैं, और यही प्रक्रिया वेरिएशन विभिन्नताएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होता है, आया समझ में। चलिए अब हम लोग को देखना है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में, गुण के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब हमको देखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन के गुण के बारे में। अब आइए हम इसको मिटा रहे हैं और इसी में कुछ हम आप लोगों को सुधार करवा देंगे। जैसे कि कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो अब आपको क्या कर लेना है, कैरेक्टर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे क्या, कैरेक्टर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन का गुण। और यहाँ पे जहां आप लैंगिक लिखे हैं ना, वहां पे आप इसे अलैंगिक कर लेंगे, अलैंगिक जनन का गुण लिख लीजिएगा, अलैंगिक जनन का गुण। चलिए अब उसके बाद पहला पॉइंट, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसका, ऑफ सिंगल पेरेंट। इसमें हम लोग कर लेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स, फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर्स, जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स, ये सब हम लोग इसमें जोड़ेंगे। सिनगैमी जहां अकर्स है, सिनगैमी डू नॉट अकर्स, इसमें सिनगैमी भी नहीं होता है। ठीक है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में नहीं जुड़ते हैं, निषेचन भी नहीं होता है, युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता है। जस्ट हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जस्ट उल्टा लिखना है, तो हो जाएगा क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इज स्लो, तो यहाँ स्लो की बात थी, तो इट इज फास्ट, यह तेज होता है, इट इज फास्ट। कॉम्प्लेक्स है तो ये इजी हो जाएगा, इट इज फास्ट, इजी एंड शॉर्ट प्रोसेस, और ये शॉर्ट प्रक्रिया है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसमें कुछ हम लोग सुधार कर लेते हैं इस पॉइंट को। चलिए आइए, अब इसको मिटा दिए हम, अब इसमें कुछ पॉइंट का हम लोग सुधार करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स, यानी कि इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं, लिख लीजिएगा इसका हिंदी। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स, यानी इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसका हिंदी लिख लेंगे, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर्स, यानी इसमें निषेचन नहीं होता है।
इसमें निषेचन नहीं होता है, लिख लेंगे। अगला पॉइंट है जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स। जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स। जाइगोट फॉर्मेशन, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद हो जाएगा सिनगैमी डू नॉट अकर्स, यानी इसमें संलयन नहीं होता है। हिंदी लिख लेंगे, इसमें संलयन नहीं होता है। उसके बाद है इट इज फास्ट कॉमा इजी एंड शॉर्ट प्रोसेस। यह तीव्र कॉमा आसान और संक्षिप्त प्रक्रिया है। हिंदी लिख लेंगे, यह तीव्र कॉमा, तीव्र मतलब हुआ तेज, यह तीव्र कॉमा आसान और संक्षिप्त प्रक्रिया है। संक्षिप्त मीन्स होता है छोटा प्रक्रिया है, बिल्कुल बहुत कम समय में ये संपन्न हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे हैं ये सब प्रक्रियाएं किसमें होती है, अलैंगिक जनन के द्वारा कौन उत्पन्न होते हैं, तो आप लोग अधिकांशतः निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे कि एल्गी हुआ, ब्रायोफाइटस हुआ, टेरिडोफाइटस हुआ, ये सब जो होते हैं निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। और ये पौधे एक पत्तों के द्वारा दूसरे पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि एक पत्ते के द्वारा पूरे पौधे का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु में, या फिर अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, यानी एक कोशिकीय जीव जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव, उन सभी में ये अलैंगिक जनन होता है और वे अलैंगिक जनन के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब जैसे कि बोला गया है इट इज फास्ट इजी एंड शॉर्ट प्रोसेस, यानी कि यह तीव्र प्रक्रिया है। तो जैसे कि आप देखे होइएगा एक अमीबा एक बार में हजारों अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, या फिर एक बार में ये दो अपने बॉडी को तोड़ सकता है। जैसे कि हम आगे आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सा विधियों के द्वारा जनन होता है अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में हम बताएंगे आपको फीजन होता है, यानी खंडन। तो फीजन दो प्रकार का होता है, आप पढ़े हैं, एक होता है बाइनरी फीजन यानी द्विखंडन, और एक होता है मल्टीपल फीजन यानी कि बहुखंडन। तो जब कोई भी अमीबा या कोई भी जीव, मान लीजिए एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लिया, दो बराबर भागों में तोड़ रहा है, और प्रत्येक भाग डेवलप होकर, विकसित होकर अपने संतान को उत्पन्न कर लें, तो उसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। अगर कोई भी जीव अपने संतान को दो से अधिक भागों में तोड़ा और प्रत्येक भाग विकसित होकर नए संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फीजन कहते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, बैक्टीरिया में, इन सभी में अलैंगिक जनन, मतलब इन सभी में अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें फीजन के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा होता है, तो उसको आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी ये जानना है कि जब खंडन होता है तो दो तरह का खंडन आपने देखा, एक बहुखंडन और एक द्विखंडन। द्विखंडन बोलने का मतलब हुआ सिर्फ दो ही भागों में टूटेगा, बहुखंडन का मतलब हुआ कई सारे भागों में टूटेगा। तो अमीबा या फिर बैक्टीरिया या तो एक बार में दो भागों में टूट सकते हैं या कई हजारों भागों में ये टूट सकते हैं, यानी ये बहुखंडन विधि के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा ये एक बार में हजारों संख्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं अपने समान। तो आपने क्या देखा कि कम समय में इतने सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा अपने संतानों को उत्पन्न कर रहे हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन में ही आता है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि यह तेज कौमा आसान और संक्षिप्त प्रक्रिया होता है। आया समझ में? हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं ना है इसमें? चलिए, अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो बोल देंगे। अगला पॉइंट हम लोग 7 नंबर पॉइंट लिखेंगे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction offsprings produced by asexual reproduction are identical to their
parents, to their parents. Offsprings produced by asexual reproduction are identical to their parents. This phenomenon is called, this process is called कोलोन, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। हमने क्या देखा कि इसका हिंदी हो जाएगा अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, और यह प्रक्रिया कोलोन कहलाता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोलोन किस में होता है, लैंगिक जनन में या फिर अलैंगिक जनन में, तो कोलोन बोलिएगा अलैंगिक जनन में होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोलोन होता है। तो आगे हम लोग बढ़े इसमें, चलिए। तो अब ये हम लोगों ने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लक्षण के बारे में हम लोगों ने देखा, गुण के बारे में देखा। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब जैसे कि जो भी चीजें नहीं समझ में आ रहा हो, आपको एप्लीकेशन पे चैटिंग का दिया हुआ सिस्टम, पूरा क्वेश्चन पूछने का सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। डाउट के लिए भी आपका टाइम दिया जाएगा, उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस बार संडे के दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है, वीकली टेस्ट मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऐप के द्वारा, जिनका भी एडमिशन हो गया है, उनको ऐप के द्वारा उनका वीकली टेस्ट होता है, और वीकली टेस्ट में आप जरूर जुड़े। तो अब हम लोग जैसे पहले एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, क्लोन के बारे में लिख लिया जाए। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है क्लोन और वेरिएशन, इन दोनों का डिफरेंशिएशन पहले लिख लिया जाए, ये क्या होता है। तो क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल समान, जैसे फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी किसी का होता है ना, जैसे फोटोकॉपी होता है हूबहू बिल्कुल समान होना, तो यही कहलाता है क्लोन, शॉर्ट भाषा में समझे तो। अब इसको हम लोग को अपने किताबी भाषा में समझना है, कैसे बायोलॉजी के टर्म में समझना है। द जेनेटिकली, या डायरेक्ट लिख लेंगे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली similar individuals are called clone. Genetically and morphologically similar individuals are called clone. यानी कि जेनेटिकली का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से, और मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है आकारिकी रूप से। सिमिलर का मतलब हुआ समान, इंडिविजुअल का मतलब हुआ व्यक्ति या कोई जीव या संतान, और उसी को क्लोन कहा जाता है। यानी कि इसका हिंदी लिख लेंगे, क्लोन का हिंदी लिखिए। क्लोन को आप लोग को हिंदी क्लोन ही याद रखना है, क्लोन को हिंदी में क्लोन ही याद रखिएगा, क्लोन के नाम से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लोन क्या होता है तो लिख लेंगे, आनुवांशिक और आकारिकी रूप से, आनुवांशिक और आकारिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। हो जाएगा, चलिए। अब क्लोन जो होता है किसमें होता है तो लिख लेंगे, इट अकर्स इन asexual reproduction, it occurs in asexual reproduction। हिंदी लिख लीजिएगा, यह अलैंगिक जनन में होता है, यह अलैंगिक जनन में होता है। हो जाएगा, चलिए। अब अगला पॉइंट इसमें हम लोग को लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब है एक पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नता। हिंदी लिख लीजिएगा इसका, विभिन्नता। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, ठीक है। तो लिख लेंगे, offsprings produced by sexual reproduction, offsprings produced by sexual reproduction are not identical
to their parents, called वेरिएशन। इसका हिंदी लिख लेंगे, लैंगिक जनन के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है वे अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, वे अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, विभिन्नताएं कहलाते हैं या विभिन्नता कहलाते हैं। हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिख लेंगे, इट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, यह लैंगिक जनन में होता है, यह लैंगिक जनन में होता है। अब हो जाएगा, किसी को किसी भी तरह का अगर डाउट हो क्लोन में या फिर वेरिएशन में तो हमसे पूछ लीजिए। क्लोन का मतलब बिल्कुल कार्बन कॉपी होता है। क्लोन शब्द हमेशा अलैंगिक जनन के लिए उपयोग में आता है, यानी कि क्लोन का उपयोग, क्लोन का यूज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है। वही हम लिखवाएंगे ना आपको, इट अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यह अलैंगिक जनन में होता है। उसके बाद है वेरिएशन, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जो होता है, क्या होगा विभिन्नताएं, तो लैंगिक जनन के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है वे अपने माता पिता के बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी अपने माता पिता के भिन्न होते हैं, और यह प्रक्रिया वेरिएशन कहलाता है, यानी कि विभिन्नताएं कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यह लैंगिक जनन में होता है, ऐसे बोल सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेंगे, घबराना नहीं है भाई, ठीक है। और ये सब चीजें क्लास में अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इसका मतलब कि आप कंसंट्रेट होकर उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। वीडियो को जब भी देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हो क्लास, आपका डेली एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे डेली 1 घंटा बैठ के बायो पढ़ना है, और इस बायो के लेक्चर को जब भी देखना है हमें कॉपी और पेन लेकर बैठना है। कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं या कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं कि आप देख लिए सब याद हो जाएगा। भाई पहले इसको एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तब लाइन बाई लाइन लिखना पड़ेगा, और ये होती है पढ़ाई। कोई कहानी नहीं देख रहे हैं कि वीडियो खोल लिए और क्या क्या चल रहा है देख रहे हैं, ये वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये पढ़ाई हो रही है, तो इसको अलग ढंग से पढ़ना होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े इसमें। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग को पढ़ना है मेथड के बारे में। आया समझ में? मेथड पढ़ना है, यानी कि हम लोग को कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सा विधि होता है, किस किस विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बड़ी मजा आएगा, आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक का आप लोग अभी कंफर्म कर लेना है पूरा। किसी को कोई डाउट अगर इसमें हो तो डायरेक्ट आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं आपको वहां से फिर समझा दूंगा, या आपके पास में मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, वहां से आप डायरेक्ट आप हमें सेंड कर दीजिएगा, सर ये नहीं समझ में आया है, हम आपको बता देंगे। अगली टॉपिक में बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है बाबू। जब नीट का क्वेश्चन बैंक पलटिएगा ना, इसको पढ़ने के बाद ठंडी हवा आएगी। नीट का क्वेश्चन बैंक जब भी पलटेंगे आप ना, तो उससे आपको ठंडी हवाएं आएगी कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। यानी जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि आप लोग क्लियर करिए, लिखिए इसको फटाफट। तो चलिए अब हम लोग मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी हो जाएगा अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां लिख लेंगे, अलैंगिक जनन की विधियां। अब अलैंगिक जनन की विधियां में हम लोग क्या पढ़ना है, सुनिएगा जरा ध्यान से। इसमें अलैंगिक जनन बोलने का मतलब हुआ कि इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें कोई कौन कौन से ऐसे जीव हैं, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो रही है, सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रही है,
और वो सभी इसमें आ जाएंगे और उनके मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि इसमें सबसे पहला मेथड होता है फिजन। फिजन का मतलब हुआ खंडन। फिजन मतलब होता है खंडन, और खंडन का मतलब होता है टुकड़ों में बट जाना, टूटना। तो इसमें कैसे लिखेंगे? द मेथड in which parental body the method in which parental bodies कर दीजिए इसको, parental bodies are divided into two or more than two parts. The method in which parental bodies are divided into two or more than two parts and each of which grow to form new offspring. चलिए हो जाएगा। बोलने का मतलब हुआ the method in which parental bodies are divided into two or more than two parts and each of which यानी कि प्रत्येक पार्ट grow to form new offspring called fission. आया समझ में? फिजन क्या बोलिएगा तो हिंदी लिख लेंगे वैसी विधि जिसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग विकसित होकर नए संतान का रूप धारण कर ले। प्रत्येक टूटे हुए भाग विकसित होकर नए संतान के रूप धारण करें, खंडन कहलाता है। हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे एरो देकर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ asexual reproduction. There are two types of fission. यानी खंडन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा बाइनरी फिजन और दूसरा हो जाएगा मल्टीपल फिजन। हिंदी क्या लिखना है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन का हिंदी क्या हो जाएगा? खंडन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेंगे द्विखंडन, इसका हिंदी लिखिए द्विखंडन, और मल्टीपल फिजन का हिंदी लिख लेंगे बहुखंडन। दो द्विखंडन बोलने का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, कोई जीव है, और ये दो बराबर भागों में अगर ये टूट गया तब इसको हम लोग कहेंगे द्विखंडन। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जनक का शरीर है, कोई पेरेंटल बॉडी है या कोई भी जीव है, और ये जब कई सारे छोटे छोटे भागों में टूट जाए और प्रत्येक भाग टूटकर नए संतान के रूप में वैसे ही पूरा का पूरा बॉडी फिर से बन जाए, अलग अलग भागों में टूट जाए, ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? बहुखंडन। आया समझ में? तो हम लोग बाइनरी फिजन में क्या देखें कि ये हमेशा इसमें दो बराबर खंड में ये टूटता है।
लेकिन बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन जो होता है ये कई सारे भागों में टूट सकता है, 2 से अधिक भागों में टूटेगा, चाहे ये 2 से अधिक भाग में 3 में टूटे, 4 में टूटे, 5 में टूटे या सैकड़ों हजारों में टूटे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमेशा 2 से अधिक भागों में टूटता है। बहुखंडन जो होता है ये कब होगा और बाइनरी फ्यूजन कब होगा, एक ही जीव के अंदर कब होगा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है ना ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जैसे कि जब सही समय चल रहा होता है जीवों के लिए, ठीक है, तब उस समय ये होगा, ठीक है। और यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनुकूल परिस्थिति। तो बहुखंडन जो होगा, तो द्विखंडन जो होगा ये कब होता है, तो अनुकूल परिस्थिति में होता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन जो होता है बहुखंडन ये कब होगा, तो ये आपके अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि विषम परिस्थिति में होगा। ये विषम परिस्थिति जब गलत समय चल रहा होता है जीवों के साथ तब ये होता है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में। तो इसके बारे में हम अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे, घबराना ये नहीं, अभी पढ़ना है, अभी इसके बारे में हम लोग को आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब जरा इसको अब क्या करना है, आपको एग्जांपल के साथ हम लोग एक एक कर करके डेफिनेशन लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि खंडन क्या होता है, तो खंडन क्या बोलेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी विधि। चलिए तो हम लोग खंडन के बारे में देखेंगे, खंडन क्या होता है, तो इसमें क्या बोलिएगा, वैसी विधि जिसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग विकसित होकर नए संतान का रूप धारण कर ले, खंडन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, यानी खंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं एक चीज, एक वैसी विधि जिसमें जनक का शरीर 2 बराबर भागों में टूट जाए, 2 बराबर भागों में टूट जाए, या फिर मोर देन 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए। तो जहां 2 बराबर भागों में टूटेगा उसको कहेंगे द्विखंडन, और जहां 2 से अधिक भागों में टूटेगा उसको कहेंगे बहुखंडन, यानी मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक कर करके इसको बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन को पढ़ते हैं। लिखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो पहले नंबर में लिखेंगे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का हिंदी लिख लेंगे द्विखंडन। बाइनरी फ्यूजन का हिंदी लिखिए द्विखंडन। अब द्विखंडन क्या है, तो इसमें लिखेंगे when parental body is divided into 2 equal parts, and each of which grow to form new offspring are called बाइनरी फ्यूजन। यानी आपको क्या बोला गया, जैसे कि मान लीजिए और जनक के शरीर में, ये आप लोग जानते हैं इसका डीएनए हुआ, ये कोई बॉडी हुआ पेरेंटल बॉडी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी का मतलब होता है जनक का शरीर। तो ये मान लीजिए कि जनक का शरीर है और जनक के शरीर के अंदर ये डीएनए हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये पेरेंटल बॉडी जो होता है ये भी अपना शेप बदलना चालू करेगा, और उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो इसमें जो डीएनए है, ये डीएनए में इलोंगेशन होना चालू होगा, ये इलोंगेट होंगे, इलोंगेशन होगा इस डीएनए में। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबवत होना, और धीरे धीरे अब इनका
एक समय ऐसा आ जाएगा कि इनकी बॉडी जो है ये दो अलग अलग भागों में टूटने की प्रक्रिया में लग जाएगी, और उससे पहले इनका जो डीएनए था ये अब दो भागों में इनका डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा। ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीएनए जो हुआ ये अब दो भागों में टूट गया, और इसके बाद इनके दो संतान भी उत्पन्न हो जाएंगे। ये अब यहाँ पे फिर से ये दो भागों में टूट गए। फिर से ये अब दो संतानों में टूट गए। तो आपने क्या देखा कि यहाँ एक जनक के शरीर से दो बिल्कुल बराबर समान के संतान उत्पन्न हो रहे हैं, और यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। नाम से ही लग रहा है द्विखंडन। अब जैसे कि देखिएगा बाबू, बाइनरी फिजन, बाई का मतलब होता है ना दो, फिजन मतलब हुआ टूटना। जब दो भागों में, दो बराबर भागों में कोई बॉडी टूट जाती है तो यह कहलाता है बाइनरी फिजन। और प्रत्येक भाग टूटा हुआ प्रत्येक भाग अब ये विकसित होकर फिर से अपने जनक के समान बन जाएगा, यानी कि एक पैरेंटल बॉडी फिर से ये बन जाएगा, डेवलप होकर, मैच्योर होकर, और फिर इसमें भी ऐसे ही ये प्रक्रियाएं होते रहेगी। बात समझ में आया? चलिए, अब उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि ये द्विखंडन था। अब इसमें जैसे कि आप लोग अमीबा के बारे में देखे ही हैं, अमीबा में भी सेम ऐसा ही होता है। तो अमीबा में क्या होगा, तो मान लीजिए कि सपोज ये एक अमीबा है, ये है अमीबा। तो अमीबा में भी आप लोग जानते हैं ना कि एक अमीबा दो बराबर भागों में टूट जाता है, और दो बराबर भागों में टूटकर यह अपने दो संतान को उत्पन्न कर देता है, और इस तरह से ये अमीबा के भी क्या हो गए, संतान हो गए, यानी कि ऑफ स्प्रिंग हो गए। अमीबा के ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। तो आपने क्या देखा यहाँ कि इसमें बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विखंडन क्या है, तो जब जनक का शरीर दो बराबर भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हो, द्विखंडन कहलाता है। चलिए, अब इसका हिंदी आप लोग लिखिए जरा, हिंदी इसका लिखेंगे। जब जनक का शरीर, लिखिए, जब जनक का शरीर दो बराबर भागों में टूटे, जब जनक का शरीर दो बराबर भागों में टूटे और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हों, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हों, द्विखंडन कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। हो गया? चलिए, अब यहां पे आपको फिगर बना लेनी है, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, इसका उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल में क्या होगा भाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अधिकांशतः नीट में आपसे ये नहीं पूछने जाएगा द्विखंडन क्या होता है। नीट के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा ये द्विखंडन का, यानी बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो लिख लेंगे अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। और एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इकोलाई के बारे में, जिसको इसेरेशिया कोलाई बोलते हैं। तो इकोलाई भी एक तरह का बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, और जितने भी जीवाणु होते हैं उसमें द्विखंडन ही होता है। ठीक है, द्विखंडन होता है, और बाइखंडन और मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन भी होता है। लेकिन अभी द्विखंडन के बारे में जानिए, क्योंकि अभी द्विखंडन का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे कि एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इकोलाई, ईटीसी कर लीजिए, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गए द्विखंडन के, यानी कि बाइनरी फिजन के। हो जाएगा यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर करना है। अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना है मल्टीपल फिजन के बारे में। किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना? अच्छे से देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीपल फिजन यानी कि अब बहुखंडन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब लिखना है हम लोग को मल्टीपल फिजन के बारे में, यानी कि बहुखंडन के बारे में। अब इसका दूसरा पॉइंट लिख लेंगे मल्टीपल फिजन। जैसे कि हम लोगों ने फिजन दो प्रकार का देखा है अभी,
खंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो इसका हिंदी लिख लेंगे बहुखंडन। अब बहुखंडन क्या होता है, तो अब आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बाबू, बहुखंडन बोलने का मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन वन। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मोर देन वन। और मोर देन वन का मतलब हुआ एक से अधिक। तो सॉरी, मोर देन वन ना बोलेंगे, मोर देन टू कर दीजिए इसको, यहां का मल्टीपल का मतलब। क्योंकि हम लोग द्विखंडन पढ़े थे ना, तो द्विखंडन में क्या था कि दो बराबर भागों में टूटते हैं, तो यहाँ पे दो से अधिक भागों में टूटेंगे। एक से अधिक तो दो ही हुआ, ठीक है ना, यानी कि दो से अधिक भागों में टूटना। तो मोर देन टू का मतलब होता है दो से अधिक, यानी कि हिंदी में इसका हो जाएगा क्या, दो से अधिक। तो लिख लेंगे इसमें दो से अधिक। तो ये दो से अधिक भागों में टूटते हैं, याद रखिएगा। मल्टीपल फ्यूजन जो है, मल्टीपल का मतलब होगा दो से अधिक भाग। क्योंकि दो से अधिक भाग को आप काउंट नहीं कर सकते हैं अगर ज्यादा भागों में हो जाए, तो दो से अधिक भाग बोलने का मतलब होगा ये हजारों भागों में भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल में, इसमें लिखेंगे when parental body is divided into more than two parts, and each of which grow to form new offsprings are called multiple fission, तो मल्टीपल फिजन किसको कहते हैं, तो जब जनक का शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हों, क्या कहलाएगा, बहुखंडन कहलाएगा। आया समझ में। अब चलिए, अब जैसे इसका हिंदी का पहले लिख लीजिए एक बार। बहुखंडन का हिंदी लिखेंगे, जब जनक का शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाता हो और प्रत्येक टूटे हुए भाग विकसित होकर नए संतान का रूप धारण कर ले, और प्रत्येक टूटे हुए भाग विकसित होकर नए संतान का रूप धारण कर ले, बहुखंडन कहलाता है। अब बहुखंडन में जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखेंगे, कौन कौन आएगा, तो बहुखंडन में आपका अमीबा भी आता है। अमीबा याद रखिएगा, अमीबा में अब बहुखंडन भी होता है और द्विखंडन भी होता है, यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों होता है अमीबा। फिर से आप प्लाज्मोडियम, उसके बाद हो जाएगा एल्गी, उसके बाद बैक्टीरिया भी जो होता है इसमें भी बहुखंडन भी होता है, इसमें। उसके बाद हो जाएगा आपका एस्पोरोजोइट, इसी कर लीजिए। चलिए, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, एल्गी में, बैक्टीरिया में। एल्गी का मतलब होता है शैवाल, बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, और एस्पोरोजोइट में, इन सभी में क्या होता है, एस्पोरोजोइट। समझ रहे हैं क्या होता है। अब देखिए हम इसको समझा देते हैं एक करके। इसका हिंदी, अमीबा का हिंदी अमीबा होता है, लिख लीजिएगा अमीबा। प्लाज्मोडियम को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और इस प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम के कारण याद रखिएगा मलेरिया होता है। इसके कारण मलेरिया होता है, याद रखिएगा। मलेरिया जो एक बहुत ही घातक बीमारी होता है, इट इज अ मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, ठीक है, और फैटल डिजीज। तो ये बहुत ही घातक बीमारी होता है मलेरिया, जो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है।
तो प्लाज्मोडियम के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रजातियां जो होती है, स्पीसीज जो होता है, उसके बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे। फिर ये शैवाल है, एल्गी का मतलब हुआ शैवाल। शैवाल एक तरह का प्लांट होता है, जैसे कि हम लोग इसको अपने भाषा में काई बोलते हैं। फिर ये अक्सर आप लोग देखे होइएगा जहाँ पानी गिरता हुआ हो, चापाकल के पास या फिर नल के पास में जहां भी पानी गिरता है, उस जगह पे हरे कलर का कुछ पौधे बन का निर्माण हो जाता है, और उस पौधे में क्या होता है, फिसलन होती है, ठीक है, और वही कहलाता है एल्गी, और शैवाल होता है। तो शैवाल में या फिर बैक्टीरिया, जीवाणु जो कि हर जगह पाए जाते हैं, ये हम आपको बताए हुए हैं। और एस्पोरोजोइट जो होता है, एस्पोरोजोइट जिस इंसान में ये प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम के कारण जिसमें मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शस स्टेज होता है, इन्फेक्शस स्टेज का मतलब हुआ संक्रमित अवस्था, तो प्लाज्मोडियम का जो संक्रमित अवस्था होता है उसको बोलते हैं एस्पोरोजोइट। यानी कि अगर किसी को मान लीजिए मलेरिया होना है, तो मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम के कारण, और प्लाज्मोडियम का एक ऐसा रूप होता है जो कि एस्पोरोजोइट बोलते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसमिशन हो रहा है मलेरिया का, वो कौन सा रूप होता है, एस्पोरोजोइट होता है। यानी कि एस्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इसका हिंदी होगा एस्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम का संक्रमित अवस्था होता है, लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद हम लोगों ने ये बहुखंडन विधि के बारे में भी देख लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, मेथड्स जो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बॉडिंग के बारे में, ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है, तो एक बार आप लोग इसके बारे में कुछ देख लीजिएगा। एनसीईआरटी को डेली रीडिंग डालिए, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, उस सारे एग्जाम्पल को हम यहाँ पे आपको लिखवा दे रहे हैं। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आपके नीट में, देखिए हम क्यों बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी का पढ़ना एकदम मस्ट है, क्योंकि आपके नीट में या फिर आपके बोर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए हम लोग को एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। आपको मैंने बताया था कौन कौन सा बुक लेना है, बुक सब लोग खरीद लीजिए, बुक जरूरी है। एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए आपके पास में। तो बुक आपको कौन कौन सा लेना है, तो बुक लेना है एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, और नीट का 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक, जो लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो आप अरिहंत हिंदी मीडियम में बुक बनाता है, 33 ईयर का 33 साल का क्वेश्चन बैंक है, तो आप नीट का क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। क्वेश्चन बैंक जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम का लीजिएगा, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश मीडियम से लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है आप लोगों को अब बोलने का मतलब यह है कि नीट का क्वेश्चन बैंक ले लेना है और एनसीईआरटी ले लेना है, ये आपके लिए मस्ट है। अब जो इंग्लिश मीडियम से होंगे नीट का 34 ईयर का लेंगे, 34 साल का, क्योंकि 34 साल का आता है मार्केट में इंग्लिश में, और 34 साल का जो है आप ले लेंगे, ये कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, या फिर और भी मार्केट में जो भी पब्लिकेशन है उसको ले सकते हैं, ठीक। तो और बाकी जो हिंदी मीडियम को होंगे उनके लिए भी अरिहंत का आता है, या एमटीजी का भी आता है, तो एमटीजी का हिंदी मीडियम में 20 साल का आता है, तो आप अरिहंत का लीजिएगा, ठीक है, वो सही है, 33 साल का है। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अधिकांशतः एमटीजी ही लीजिएगा, बढ़िया है उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको 2 बुक लेना है पहले। एनसीईआरटी तो भाई एकदम मस्त है, ये हमारे माता पिता हैं, इनको पेरेंट्स बोलिएगा, जो भी नीट का पेपर देना चाहते हैं, नीट में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, स्कोर लाना चाहते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी माता पिता हैं, ये बात ध्यान से रट लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब इसको पूरा याद करना है, नीट का क्वेश्चन जितना इसके लेवल में बन रहा है आपको बनाना है, ठीक है। पढ़ने के लिए आपके अंदर एक सनक होना चाहिए, ठीक है ना, और वो सनक हम देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना है। जब भी आप पढ़ने बैठिए कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए, सिर्फ वीडियो को फालतू में मत देखिए, कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद हो रहा है आपको मुझे देखने से, बात समझ में आ रहा है। आपको जब भी देखना है, क्योंकि हमको थोड़ी देख रहे हैं आप, हमको देखने के लिए थोड़ी वीडियो ओपन करके देख रहे हैं, आपको देखना है जो लिखाया जा रहा है, और इसको लिखते चलना है, तो इसलिए कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे हमको फोन करते हैं, बातें जब भी उनसे होती है तो बोलते हैं कि सर अभी हम सिर्फ वीडियो देखे हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं। तो भाई वीडियो आप बनाइए, वीडियो आप देखिए, और नोट्स हम बना के भेज दे रहे हैं, क्या और क्या चाहिए। एकदम मेहनत नहीं करना है आप लोग को, सबको नोट्स बनाना है, उसके साथ रीडिंग भी करनी है, बात समझ में आ रहा है। नोट्स बनाते चलना है, पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और अच्छे से याद भी करना है, डेली रिवीजन करना है आपको, डेली नीट का क्वेश्चन लगाना है आपको। अब हम लोग हाल ही बहुत जल्द डीपीपी स्टार्ट करने वाले हैं, अगले संडे को आपका टेस्ट होगा,
टेस्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। जितना पढ़ाए हुए हैं सैटरडे तक जितना पढ़ाएंगे संडे के दिन टेस्ट होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।